मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे होंगे हम अपने लाइव में एक बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख रोज लेकर के उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी का एक महा रिवीजन पार्ट 8 जो आपका बीच बीच में महा रिवीजन की क्लास में लेकर आता हूं, आज बहुत ही सुंदर है प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख आई है। तो फिर देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाना है और आगे वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सम्मुख आ रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 राग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? शक्ति प्रदर्शन, पुरोहितों का षड्यंत्र, या फिर दोस्तों व्यापारिकों के, जी हां दोस्तों, रूप में, या फिर पशुओं और भूमि संबंधी विवाद। पहली बात तो 10 राग युद्ध समझते हैं और एक एक बात करते हैं इससे संबंधित। 10 राज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। 10 राग युद्ध जो हुआ था वह 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, ठीक है ना दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए। 10 राग युद्ध में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक तरफ सुदास था, ठीक है, एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजा थे, ठीक है। क्या? 10 राजा थे, ये बातें याद रखना। सुदास, जी हाँ दोस्तों, जो इसके गुरु में थे वह वशिष्ठ थे, ठीक है। कौन थे? वशिष्ठ थे। और इधर जो थे दोस्तों वह विश्वामित्र थे, ठीक है। कौन थे? विश्वामित्र थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो विजय होती है वह सुदास की होती है। विजय किसकी होती है? सुदास की होती है। पराजय इनकी होती है, ठीक है भाई, पराजय इनकी होती है। साथ ही साथ यह युद्ध जो लड़ा गया था वह पारूसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्या? पारूसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था और यह पुरोहितों के षड्यंत्र द्वारा हुआ था। क्यों? पुरोहितों के षड्यंत्र के कारण हुआ था यह युद्ध। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। देखिए, 10 राग युद्ध और कनिष्क का कलिंग युद्ध, जी हाँ तो सॉरी, कलिंग युद्ध अलग है, ठीक है। कलिंग युद्ध अलग है, 10 राग युद्ध अलग है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जैसे पढ़ते हैं, पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लाइफ में नहीं, तो कलिंग को और 10 राग युद्ध को दोनों को मिला लेते हैं। जो ऐसा करता है समझो वह गलती कर बैठा यार, गलती कर बैठा। इसलिए ऐसी ही गलती ना करियोगे, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, अपने आप को संभाल करके चलना पड़ेगा। लिखा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, जब आप इसका 108 बार उच्चारण करते हैं तो मन में जो विचलता है वह समाप्त हो जाती है। और गायत्री मंत्र का जो गायत्री मंत्र है इस किसको संबंधित है? यह सूर्य को समर्पित है। किसको? सूर्य को समर्पित है मेरे दोस्त, नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसको सबसे पहले जहां उल्लेख है पहले वो जानिए, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। बहुत शानदार। आपके इन प्रश्नों का आंसर देख के ही तो ये भीम सिंह लगातार, जी हाँ दोस्तों, आज 2 साल से लाइव आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये प्यार है, ठीक है। जिंदगी में जितने भी प्रश्न आपके सम्मुख आने वाले हैं वो सब का पिटारा मैं खोलूंगा। और जी हाँ दोस्तों, सबके लिए एक बार जयकारा बोलूंगा, ठीक है। आप सक्सेस हो, मैं
मैं ऐसी कामना रोज करता हूं सुबह शाम। जी हाँ दोस्तों, लोग किसी और का नाम लेते हैं लेकिन मैं आप कह लेता हूं। ठीक है, ऋग्वेद यहां से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद जो है दोस्तों, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, सामवेद संगीत को समर्पित वेद है। ठीक है, संगीत मतलब दोस्तों जो संगीत का दीवाना है, और संगीत एक ऐसी चीज है दोस्तों जो जीवन के, याद रखना, हर मोड़ पर जब आप उदास होइए कभी लाइफ में, अकेले में बैठ करके गाना सुनिए, फिर देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे गाने हैं जो आपको बहुत, जी हाँ दोस्तों, तनाव से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से जी हाँ समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अथर्ववेद आपका जादू टोना टोटका से संबंधित है। जादू टोना टोटका से संबंधित है, यह याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए भैया, यहां से ध्यान देते रहना। अब हमारे पड़ोस में क्या थी दोस्तों? एक यशोदा थी। ठीक है, याद रखिएगा नहीं, और ये काफी ज्यादा गोरी थी। ठीक है, और एक थे भैया बाजू में ही कान्हा जी थे, मतलब याद रखिएगा, कान्हा कहने का मतलब श्री कृष्ण नाम रखा गया था। तो यशोदा जी का कान्हा था। ठीक है, याद रखिएगा नहीं, एक बाजू में नहीं राधा भी थी। ठीक है, तो बहुत मजेदार वाली बातें हैं, तीनों अलग अलग स्थान पर है। ठीक है, अब कान्हा किसी और के थे, राधा किसी और की थी, और यशोदा किसी और की थी। ठीक है, एक दिन कान्हा ने यशोदा को भावुक हो करके कुछ बोल दिया। ठीक है, अब कान्हा सोचे कि ये वो वाली राधा है। समझा करिए, जो माहौल पुराने में दिखाया जाता है कि भैया जान लीजिए आप लोग, अभी भी राधा कृष्णा कहानी, जी हाँ, बढ़िया नाटक आ रहा है, देखे होंगे आप लोग। तो उसी तरह यहाँ पर माहौल बना। अब ई राधा इनका पीट दीन, लंबा कर दीन मार के नहीं। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या सीन बनी होगी। अब बीच में बता नहीं सकता हूँ, बड़ी गजब गजब की कहानियां हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लिखा है, राष्ट्रपति सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा की। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लिखा है 1952 में, 1962 में, 1965 में और 1971 में। देखिए दोस्तों, प्रश्न का कैसे शब्द चेंज करता है, जबकि आंसर एक बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, एकदम सम्मुख रखा है आंसर, कोई समझ नहीं सकता, गलत कर देता है। देखिए दोस्तों, अगर यहां सीधा पूछ लेता ना कि भारत मतलब राष्ट्रपति पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किए, तो आदमी बेहिचक, ठीक है, बेहिचक क्या कर देता, मतलब 1962 में टिक कर देता। कहां? 1962 में टिक कर देता। लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया है, बस थोड़ा सा घुमाया है। यहां पर सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा की। ठीक है, ऐसे शब्द डाल दिया कि आप सोचते रहिए। अब क्या है, बच्चे कुछ सोचेंगे कि भैया क्या, वो समझ जाएंगे कि यहां ये नहीं देखेंगे अनुच्छेद 352 नहीं, उनके दिमाग में जो है राष्ट्रपति शासन चला जाएगा। राष्ट्रपति शासन में पंजाब आ जाएगा, और पंजाब आएगा तो 1952 में चुपचाप टिक करके चले आएंगे, चुपचाप टिक करके चले आएंगे, एकदम गलती करवाएंगे। या फिर 1965 में जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, उस पर दोस्तों करके चले आएंगे, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आप समझे होंगे कि बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है ना दोस्तों, पाकिस्तान का हम लोगों ने कब्जा किया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर 1971 में पाकिस्तान का दोबारा आक्रमण बांग्लादेश के आजादी के समय वाले में, तो वहां पर भी कुछ लोग
लोग चले जाएंगे, लेकिन आंसर है 1962। 1962 हम बताए थे भैया, याद करिए अगले वीडियो में ही महारिवीजन के कि 1962 में, 1971 में और 1975 में। जी हाँ दोस्तों, ये 3 समय हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पहला युद्ध के कारण लगा, और युद्ध में क्या, भारत चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के साथ हुआ था, तो यहां से समझ सकते हैं। और दूसरा जो होता है दोस्तों, वह आक्रमण के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, आक्रमण के कारण होता है, जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था। क्या पाकिस्तान ने क्या किया था, हम पर आक्रमण किया था। और तीसरा 1975 में सशस्त्र विद्रोह, तब उस समय आंतरिक विद्रोह शब्द यूज किया जाता था, उसके कारण लगा था। तो आप यहां से बातें समझ सकते हैं इंदिरा गांधी जी के समय में। आगे लिखा हुआ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है। रिटायरमेंट कितने में हो जाते हैं दोस्तों, कोई बच्चा बताएगा क्या। कई प्रधानमंत्री हैं, देखे होंगे दोस्तों आपके नहीं, जैसे ही उम्र बढ़ती है पद छोड़ देते। क्या ऐसा कोई लिखा है कहीं पर क्या कि दोस्तों 80 साल के हुए, 75 साल के हुए, 70 साल के हुए, अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या। कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको बता देते हैं, कोई भी सीमा नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। क्या न्यूनतम आयु निर्धारित है, याद रखिएगा, न्यूनतम आयु निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। क्या अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, आयु का उल्लेख नहीं है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, उल्लेख नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इस तरह आप यहां से समझ जाइएगा कि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। न्यूनतम अगर प्रधानमंत्री को बनने को पूछता है तो दोस्तों फिर 25 वर्ष न्यूनतम पर आप आंसर लगा सकते हैं। अगर न्यूनतम में पूछा है तो, अधिकतम में पूछा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, सच में गलत बोल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। आप सीधा सीधा इसका जवाब दीजिएगा, कतई नहीं लिखा है अधिकतम आयु का उल्लेख। सीधी सी बात को खत्म कर देना है, बस याद रखिएगा। आगे लिखा है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सबके लिए यही है, याद रखिएगा। इस राजनीतिक दल में मुख्यमंत्री भी इसी में है, लेकिन ये न कहना दोस्तों न्यायाधीश हो गया, सीएजी हो गया, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, केंद्रीय सूचना आयोग का हो गया, ये सब में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर अधिकतम आयु निर्धारित की गई है, ठीक है, यहां पर अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। राजस्व लेखपाल, राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं वह जल्द से जल्द सम्मिलित हो जाए, वह जल्द से जल्द सम्मिलित हो जाए। जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जबरदस्त क्या है, क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जी नहीं दोस्तों, वह संसद के दोनों सदस्यों के सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत खतरनाक प्रश्न दे दिया यार, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। आखिर चाहता क्या है भाई, चाहता क्या है, ठीक है, ये क्या हो रहा है। चलिए रेजर से प्रयोग कर लेते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। कहने का मतलब क्या कह रहा भैया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार
का होता है वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है ना, इसमें तो सब गलत दे दिया है। कहने का मतलब यह है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूं, वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऐसा नहीं है। वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, ये भी नहीं है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान में आप जानते हैं, अनुच्छेद 54 हो गया, अनुच्छेद 55 हो गया, इसमें इनके हैं निर्वाचन के साथ साथ जो प्रक्रिया है उसका भी उल्लेख लिखा हुआ है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कहने का मतलब वह जनता, जैसे हम लोग एक जनता है, ठीक है, हम लोग क्या है, एक जनता है। अगर हम सीधे सीधे जा करके मतदान करते हैं और इस तरह मतदान से जो भी प्रत्याशी विजयी होता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव जीता हुआ है। लेकिन जब हम लोग भागीदारी ना लेकर के हमारे द्वारा चुना गया जब प्रतिनिधि उस चुनाव में भाग ले, हम भाग ना ले, तो उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हो या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हो, हम लोग भाग नहीं लेते हैं। हम लोग क्या है, भाग नहीं लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए सदस्य क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए सदस्य क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें समझते हैं। राष्ट्रपति के देखिए, समझिए, इसको समझना जरूरी होता है। आप लोग जो लिख करके भेज रहे हैं, ये मेरे दिल को तसल्ली बहुत देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सिलो में बता रहा हूं कि सब लोग अपना अपना आंसर दे दें, ताकि मैं देख करके मुझे लगे ना कि हमारे बच्चों के अंदर नॉलेज है। ठीक है, ये न कह सके कोई कि नॉलेज नहीं है। कल कोई मैसेज देखता है, हर आदमी पढ़ता है आजकल, आप जानते हैं। कल आपके ही रिलेशन का कोई लोग देख रहे हैं या फिर आपके दोस्त यार ही देख रहे हैं, आपका मैसेज देख करके वो संतुष्ट होते हैं, और जो जलन वाले हैं वो जलते हैं। अरे यार, इनके लड़कवा, इनकी लड़कियां तो बहुत ही पढ़ रही है, ठीक है, तुम भी पढ़ो। अरे यार, ऐसा क्या होता है? तो ये गलत बातें है ना। चलिए, तो कहने का मतलब यहां देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहां निर्वाचित सदस्य ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा बात क्या है, ध्यान देना चाहिए, यहां पर बहुत शानदार बातें हैं। विधानसभा के भी कुल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहां कुल निर्वाचित शब्द जरूर लगा होना चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा है, उन विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए 17वां संविधान संशोधन अलग है, हटा दिया जाएगा, उसको बताएंगे हम आपको कि भैया दिल्ली और पुदुचेरी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर पहले से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता आ रहा है। अभी वहां पर जो परिसीमन आयोग है वो सीट निर्धारित करके डाटा देगा और फिर दोस्तों इसी में आपके ये भी भाग में आएगा। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे BR अंबेडकर जी नहीं दोस्तों, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं था। S राधा कृष्णन जी नहीं दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल
जी नहीं, यशवंत भाई चौहान का नाम आएगा। ठीक है, यशवंत भाई चौहान का नाम आएगा। यहां से भी बातें नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत अतिरिक्त आवाज आ रही होगी तो आप लोग उसको गलत मत लीजिएगा। क्या गलत में मत लीजिएगा, यह बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको बता दे, यशवंत भाई चौहान हमारे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। इस समय अधीर रंजन चौधरी साहब, जी हाँ दोस्तों, विपक्ष में नेता बने हैं। जबकि राज्यसभा में विपक्ष का नेता आपको पता होना चाहिए कि इस समय मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। क्या है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, जो गुलाम नबी आजाद थे उनका स्थान लिए हैं। किसका? गुलाम नबी आजाद साहब का स्थान मल्लिका अर्जुन खड़गे लिए हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो है वह मल्लिका अर्जुन का खड़गे का स्थान लिए हैं। वह लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी जी, जबकि राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। यशवंत भाई चौहान लोकसभा में वर्तमान में अगर देखा जाए प्रथम, जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष देखा जाए तो यहां प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन है भैया? प्रथम अध्यक्ष जो हमारे हैं वह याद करने वाली बातें हैं आपका जीबी मावलंकर जी। ठीक है, जीबी मावलंकर जी का नाम याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न आता है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्तमान में अगर पूछता है तो ओम बिरला। ठीक है, कौन है? ओम बिरला वर्तमान में है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता तो आपको पता हो गया, यशवंत भाई चौहान। लेकिन वर्तमान में अगर राज्यसभा का देखा जाए तो राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष का नेता हमने आपको बताया मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने आपको बता दिया। आगे लिखा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहां पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो दोस्तों देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वह द हेग, जो नीदरलैंड है दोस्तों, नीदरलैंड नाम सुने हैं, रॉटरडम बंदरगाह विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है, वही है द हेग दोस्तों। हेग में ही है इसका पूरा, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह याद रखने वाली बात है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश जो इस साल कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। क्या? जी नहीं। तो कहने का मतलब दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी यहां पर हैं, यह याद रखना। तो द हेग कहां है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड यूरोपीय कंट्री देश है जहां से आपका राइन नदी प्रवाहित होती है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी का नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, दलवीर भंडारी का नाम नोट करके रखिए दोस्तों, यहां से भी बातें आपको समझ में आती है। ठीक है, यहां से भी बातें आपको समझ में आती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसी का एक भाग है। उसके कुल 6 भाग हैं, जिसमें से आपका एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, यह याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई थी दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ दोस्तों, इसको यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। किसके? यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र संघ, जी हाँ दोस्तों, जो आपका इतना बड़ा संघ है, ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी देशों में भारत को भी 2 वर्षों के लिए, जी हाँ दोस्तों, स्थान मिला है। ठीक है, भारत भी 2 वर्षों के लिए इसका अस्थायी देश है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। तो जो छात्र ध्यान देना चाहते हैं, अच्छा, बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 देश है जो इनको वीटो पावर मिला है। फिर नाम भी लिख करके भेज दो भैया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस, फ्रांस जैसा नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? नाम तो आना ही चाहिए ना। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे, जब आपने खुद ही दिया मधुमक्खी को, तो अब फिर देख लीजिए दोस्तों, कहने का मतलब यह होता है कि जो हमारा चीन है, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर कब मिला? ठीक है, वीटो पावर कब मिला, इसका भी आंसर भेज दीजिए प्यार से। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी इंडिविजुअल का बैच जबरदस्त प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले दोस्तों। यहां से मैडम या सर आपको सब बता देंगे। बाकी सुपर टेट का भी बैच आपका स्टार्ट है। यहां पर भी जबरदस्त बातें हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मटेरियल, स्टडी डाउनलोड ऑप्शन, बहुत सारी चीजें आपका उपलब्ध है। आगे लिखा दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है क्या? बोलो मेरे भाइयों बहनों, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। तो जी हाँ दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा आपका क्या है? एक मस्जिद है। ये बातें आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ये बात आपको बहुत शानदार तरीके से पता होना चाहिए। राजस्थान का अजमेर है क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यह बातें आपको पता होना चाहिए। उन 1100 ठीक है, 1192 से कहानी स्टार्ट होती है, 1199 तक कहानी जाती है, याद रखिएगा। फिर इसी के बाद 1206 ईस्वी में ऐबक, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भैया, शासक बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनवाया गया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो माना जाता है दोस्तों, वह कैप्टन हॉकिंस था। किसने? कैप्टन हॉकिंस था, जो अकबर के नाम से फरमान लेकर आया था। अकबर के नाम से फरमान लेकर आया था। और आपको पता होना चाहिए, जब वह भारत पहुंचा तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी और जहांगीर शासन काल पे बैठा था। जहांगीर 1605 ईस्वी, अगर आपको याद हो तो दोस्तों, 1605 से 1627 है क्या? कमेंट करिएगा दोस्तों, वो आप अपना देखते रहा करिए। तो 1605 में बैठा था, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से, जाहिर सी बात है दोस्तों, फारसी भाषा में बातें किया। जहांगीर को अच्छा लगा और सूरत में अंग्रेजों
को फैक्ट्री बनाने की बात कर दी जाती है तो 1608 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों एक हिंदी दिवस होता है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यह कौन सा हिंदी दिवस होता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, याद रखिएगा, हिंदी दिवस है। लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस होता है, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व हिंदी दिवस होता है वह 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत ही नहीं, भारत जैसे कई देशों में हिंदी गजब की बोली जाती है। मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस एक देश है, जी हाँ दोस्तों, वहां पर यह काफी अच्छी बोली जाती है। यूएई में भी अच्छी खासी बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में भी अच्छी खासी बोली जाती है। मतलब कई देशों में, पाकिस्तान में भी बोली जाती है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बोली जाती, बोली जाती है, इतना नहीं जितना उर्दू बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे लिखा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मैंने ये प्रश्न क्यों लिया और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है दोस्तों, जानते हैं, और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चुनाव की वजह से। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये याद होना चाहिए कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 15 में है, क्या दोस्तों, और साथ ही साथ अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में है, क्या दोस्तों, उस निर्वाचन आयोग की आधारशिला जो रखी गई थी वह 25 जनवरी 1950 को रखी गई थी। क्या दोस्तों, तो एकदम सही बातें हैं यार। ठीक है, मजेदार। अच्छा, आप लोग जब साथ देते हैं ना तो पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, बस लगता है पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो CBT 2 का है दोस्तों, वह 299 रुपए में है और आपका ग्रुप डी का मात्र 249 रुपए में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का करना है तो फिर दोस्तों इन नंबर पर दिए गए जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बातें करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस, पहली बात तो आप जान जाइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, गलती मत करिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, कुछ लोग तो 5 सितंबर ही ढूंढ रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। फिर लिखा है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, यहां पर अगर मैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस लिख दूं तो और मजा आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे क्या लिखा है दोस्तों? ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो दोस्तों ब्लैक होल की घटना आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, ये बातें निकल करके आती हैं। तो 1556 में हुआ था। क्या? 1756 में बताई जाती है, जिसमें से कहा जाता है 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद किया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां से भी बातें ये याद रखिएगा। 146 अंग्रेजों में से ये कहा जाता है कि दोस्तों इसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा वापस बचे थे। ये हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए ताकि अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध किया था उस पर जो आरोप लग रहा था उससे बचाव हो सके, ठीक है। और यहीं पर बहुत सारी घटनाएं आपको घटती हैं, इनको भी ध्यान में एक एक करके रखे रहा करिए। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए दोस्तों जो ये 3 प्रश्न आपके आने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में से एक है, इनको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है बिली बिली चक्रवात किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन नामक चक्रवात कहां आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है क्या दोस्तों? ये बताइएगा। और टाइफून जो आता है वो चीन में आता है। पहली बार आपको ये चक्रवात का नाम सुना होगा बागियो, ये फिलीपींस से संबंधित है। कहां से? फिलीपींस से संबंधित। तो बागियो को नोट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। पहली बार यह नाम दिखाई दे रहा है बागियो, तो इसको एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है, इसको ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। और यहां पर ऑप्शन जा रहा है 2143, 2143। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वह एकदम सही होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वह एकदम सही होता है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विश्व में सबसे लंबी जो है वह आपकी एंडीज है, ठीक है ना दोस्तों। कौन है? एंडीज है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। कितना है दोस्तों? तो लगभग 7200, ठीक है। फिर इसके बाद रॉकी है, ठीक है। कौन है? रॉकी है। तो फिर आपको पता ही चल ही गया होगा 1 4 जिसमें मिले वही आंसर है। तो 1 ये है, फिर 4 ये है, तो 1 और 4 पहले मिल गए। बाकी फिर आपका हिमालय आता है और उसके बाद हिमालय के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है, ठीक है। हिमालय के बाद आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है। और ये याद रखना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना। तो 1 4 3 2, ठीक है। 1 4 3 2 यह आपका सीधा सीधा आंसर पर सटीक बैठता है, ठीक है। देखिए नितिन सर हैंड राइटन ई बुक्स आपको मार्केट में, जी हाँ दोस्तों, तो उस तरह बहुत मिलेंगी, लेकिन इस तरह आपको पता होना चाहिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी जबरदस्त चल रहा, ठीक है ना, जबरदस्त चल रहा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है क्या दोस्तों? ये बातें आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का मतलब यहां पर नमक से है। सोडियम क्लोराइड का मतलब यहां से क्या है? नमक से है। तो फिर आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं कि यह नमक का सूत्र है, और अगर नमक का सूत्र है तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से बातें समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आपको हमने जितनी भी सारी बातें बता रहे हैं यहां से हम हर एक चीज को समझा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है, याद रखिएगा। और बाकी तो आप जानते हैं कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, विरंचक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। K2SO4Al2 हो, जी हाँ दोस्तों, SO4 का होल थराइज 24H2O, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, आज भी हमें भी याद है, अभी जो कि आज से 6 साल पहले हमने साइंस को बहुत तगड़ा पढ़ा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसे पढ़ाता हूँ, मजा आता है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण होता है Na2, ठीक है ना दोस्तों, CO3, जी हाँ दोस्तों, 10H2O, ऐसे बहुत अच्छा देखने को मिलता है ना। तो कहने
कहने का मतलब धावन सोडाहन का, तो इस तरह ध्यान देते रहिए। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या? जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जंग लगना कहते हैं। और आपको बता दें, लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या? भार बढ़ जाता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है? भार उसका बढ़ जाता है। ये पूछा जाता है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका क्या होता है? भार बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो दोस्तों भार बढ़ जाता है। यहां से भी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लगातार हिम्मत ना हारो यारो। ठीक है, कहते हैं दरिया में कूदने के बाद, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पार करने को सोचना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने सफलता के लिए पैर बढ़ा लिया है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, जमाना उसी पर हंसता है जिसने इतिहास रचता है। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर हंसने और हंसाने को मत देखो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश 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 से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। और इसमें 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं कि जब आपको पकड़ा जाएगा तो आपको उसी समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, और दूसरों एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। तीसरा, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी। एक मूवी है दोस्तों, हमने आपको बार बार बताते हैं, जॉली LLB 2, जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, इस मूवी को प्लीज देखने का प्रयास करिएगा। जॉली LLB 2 बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है। ठीक है, ये बताया जाता है कि 3 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ केसेस हैं, 21,000 हमारे यहाँ जज हैं। ठीक है ना दोस्तों, और साथ ही आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरह गवाह को पेश किया जाता है, किस तरह लोगों का पैकेज आज चल रहा है, कैसे एक वकील समाज में कार्य करता है, सब दिखाता है। अक्षय कुमार साहब कहते हैं कि वह वकील का जो अपनी जेब से आया हुआ पैसा वापस कर दे। इतना गजब गजब का डायलॉग देते हैं। तो मैं तो जानता हूं दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरे घर से संबंधित लोग जज भी रह चुके हैं, और मेरे, जी हाँ दोस्तों, घर से संबंधित लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील भी हैं। तो मैं तो बहुत बारीकियों से जानता हूं। बड़ी नौटंकी है सर, बहुत नौटंकी है, पग पग पर झूठ है। और वो कहते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं, मैं झूठ बोलने का ही तो पैसा लेता हूं, याद रखिएगा। और आपको बता दूं दोस्तों, आज जितना वकीलों के पास, डॉक्टर के पास है, ठीक है ना दोस्तों, और साथ ही साथ है आप कहानी, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान देते रहा करिए। ठीक है, चलिए भैया, किसी को कुछ नहीं कहना है। क्या मतलब अपने शब्दों को अर्थात गलत सिद्ध करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से, निजी स्वतंत्रता से, ठीक है ना दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता से, सामाजिक स्वतंत्रता से। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा है, अपने धर्म को मानने, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका आचरण करने, और साथ ही साथ अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सिर्फ 3 चीजों को बाधाएं नहीं होना चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों, लोक व्यवस्था नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, नैतिकता नहीं, मतलब सदाचार। और तीसरा है स्वास्थ्य। इन 3 चीजों पर प्रभाव ना पड़े धर्म की वजह से, बाकी आप धर्म का प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
दोस्तों लेखपाल सामान्य अध्ययन और समाज विकास से संबंधित, ये ग्राम विकास और विकास से संबंधित बातें हैं। तो यहां से भी प्रश्न दोस्तों आपको आते हैं, तो इसलिए आपको हम बता दें 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली हमारी मार्केट में बुक आ चुकी है। संविधान में कितने वर्ष में कम आयु के बच्चों को श्रम, जी हाँ दोस्तों, करना प्रावधान नहीं है। तो 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चे अगर किसी भी तरह के काम करते हैं जोखिम भरे स्थान पे, तो फिर समझ लेना मेरे भाई खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। तो यहां से ध्यान देते रहिएगा, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा, ये प्रश्न आने ही वाला है, ठीक है। ये प्रश्न 100% आने वाला है, मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। एक अनुच्छेद 1 भी आ सकता है, अनुच्छेद 3 भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा के विषय में रहा है। और अगर चर्चा के विषय में रहा है तो फिर आप जान लीजिए अनुच्छेद 3 सीधा सीधा संसद को नए राज्यों के गठन करने, उनके सीमा में परिवर्तन करने, उनके नामों में बदलाव करने, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे पावर देता है। रिवीजन की क्लास है तो दोस्तों रिवीजन जैसा साथ दो, एकदम उत्तेजना से भरे रहो, पढ़ी हुई चीजें हैं, ताबड़तोड़ बस आंसर देना है। अब तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी, अब तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो सब लोग जानते हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जी हां दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इनके तहत 4 अनुसूचियां बढ़ करके संख्या पहुंचा दी है 12। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगा था? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लगा था, और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता भी मिली थी, मतलब प्रांतों में लगे द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, सामान्य हिंदी की जबरदस्त 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली पुस्तक मार्केट में आ चुकी है, जाकर आप लोग ले सकते हैं। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। जी हां दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था या फिर दोस्तों ऑस्टिन साहब ने किया था? ये बातें कौन बच्चा बताएगा? बहुत शानदार, ठीक है ना दोस्तों, बहुत शानदार साहब। तो लॉर्ड माउंटबेटन से तो कोई लेना देना नहीं है, यहां से ध्यान देने वाली बात है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा हमें ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और जी ऑस्टिन साहब, ग्रैन्युअल ऑस्टिन साहब ने कहा था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब है भारत, ठीक है। ये कथन है ग्रैन्युअल ऑस्टिन जी का, तो टिक कर लीजिए दोस्तों यहां से नहीं। बाकी लिखा है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधियां 2 हुई थी। जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पहली संधि मुगल बादशाह और कंपनी के बीच में, दूसरी संधि कंपनी और अवध के नवाब के बीच में, ठीक है ना दोस्तों। कड़ा वाला क्षेत्र जाना, ये याद रखिएगा नहीं। भारतीय परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय परिषद में कुल कितने सदस्य? तो 15 सदस्य, ये याद रखने वाली बात है। इसके है प्रमुख सचिव कहलाता था, याद रखना अध्यक्ष। सामान्य अध्ययन का भी 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली पुस्तक आपके मार्केट में उपलब्ध है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि शिक्षा पर बहुत बड़ा सुधार का भी माना जाता है, 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन यह वार्षिक
ठीक रहेंगे दोस्तों। यहां से दी मॉन्टेग्यू एनिवेसेंट समझौता कब होता है? तो 20 अगस्त 1917 में होता है और इसी समझौते में उत्तरदायी शासन व्यवस्था लाने की बात की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं वह अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूर दराज भारत के कोने कोने से बैठे हमारे समस्त छात्र प्रतिनिधि को मैं सभी, मेरे प्रतिनिधि है भाई, काहे कल इनका चुनाव नहीं होगा क्या? बिल्कुल चुनाव होगा और रण में आएंगे तो जी हां दोस्तों डंका बजाएंगे। तो फिर आप सभी लोग ऐसे लड़ते रहा करिए, मजा आता है। पढ़ाई में ध्यान देना रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। जी हां दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1558 में। क्या? जी नहीं, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जी हां जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और उसके स्थान पर भारत में भारत के वायसराय नामक एक नए पद का सृजन किया था जिसमें लॉर्ड कैनिंग इस पद पर आसीन हुआ था। ठीक है जी हाँ दोस्तों, सामान्य गणित से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर वाली पुस्तक मार्केट में आ चुकी है। आप सभी लोग जा करके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आज का सेशन। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वह प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह अपना स्नेह और प्यार हम पर बनाए रखिए। हम हमेशा आपके लिए इसी तरह क्लास लाते रहेंगे। ये महा रिवीजन की क्लास रोज नहीं होती है, बीच बीच में महा रिवीजन की क्लास आती है। जब मेरा दिल करता है कि नहीं रिवीजन करवाना चाहिए तभी मैं आपके सम्मुख लेकर के आता हूं। दोस्तों कभी भी अब जब जिंदगी में मैं आपके सामने मान लीजिए कभी भी एक डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा ना, तब आपको इतना अच्छा ये याद होगा, याद रखिएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना आसानी से हर चीज को जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ जानने वाली चीजें डाल चुका हूं। बस आपको मुझे पढ़ाना ही है बेहतरीन ढंग से। और कभी जिंदगी में मान लीजिए जब कभी इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा मतलब जियोग्राफी, पॉलिटी या किसी भी जीएस के पार्ट को, तब फिर आपको एकदम बेहतरीन ढंग से मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जिंदगी में आपका साथ रहेगा तो सब कुछ किया जाएगा दोस्त। ठीक है जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।